हेल्थ कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज हम बात करने वाले हैं समय कम खतरे में हम। इससे पहले हेल्थ कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उत्तराखंड में ये सवाल आ रहा है, यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य 2 दलित नेता पार्टी छोड़ करके गए। जिस तरह से आप देख रहे हैं 2 दलित विधायक हमारे पास आए, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते? और वो ओबीसी थे। नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, वो दिल्ली में किसी बात नहीं है आपकी। हाँ, क्यों नहीं हुई? आला कमान से बच रहे आपने पूरी बात बताई। ये आला कमान कहाँ मिलता है? देश भर में कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कई छोटे बड़े शहरों में पॉजिटिविटी रेट लगातार बढ़ रहा है। इन सब के बीच एक्सपर्ट्स का कहना है कि पॉजिटिविटी रेट से लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के मामले भी बढ़ेंगे और कुछ ही दिनों में हम तीसरी लहर के पीक पर भी होंगे। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर बड़ा उछाल देखने को मिला है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 2,64,202 नए मरीज सामने आए हैं। यह आंकड़ा कल यानी गुरुवार के मुकाबले 6.7% ज्यादा है। भारत में अभी कोरोना संक्रमण दर 14.78% है। फिलहाल देश में नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन के मामले 5,753 है। ऐसे में देश भर में कोरोना की तीसरी लहर में मरीजों की संख्या लगातार या यूं कहें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। कई छोटे बड़े शहरों में पॉजिटिव रेट लगातार बढ़ रहा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कुछ ही दिन में तीसरी लहर पीक पर होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पॉजिटिव रेट से लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों के मामले बढ़ेंगे। पॉजिटिविटी रेट कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पहले तो ये कि आपने टेस्ट कितने किए हैं, दूसरा ये कि आपकी पॉजिटिव सैंपल्स के मामले कितने गंभीर हैं और साथ ही साथ लोगों की स्किल कैसी है। जैसे जैसे पॉजिटिव रेट बढ़ जाएंगे वैसे वैसे कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले भी बढ़ेंगे। आने वाले समय में इस पॉजिटिव रेट से भी डबल पॉजिटिव रेट हमें देखने को मिलेगा। तीसरी लहर जनवरी या फरवरी के पहले सप्ताह में पीक पर आ सकती है और मार्च तक ये फिर गिर जाएगी। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे लोग संक्रमित होंगे। एक तरफ कुछ दिनों में तीसरी लहर की पीक पर आने की दहशत है, वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है या सिर्फ एक ही डोज ली है, तो ये लापरवाही कहीं जान पर भारी ना पड़ जाए, ये बड़ा सवाल है। तो जिस तरह से तीसरी लहर की पीक की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खतरा तमाम लोगों के लिए बरकरार है और खास तौर से जिन्होंने वैक्सीनेशन की दोनों डोज पूरी तरह से नहीं लगवाई हैं, खतरा उनके लिए और भी अधिक बढ़ जाता है। इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर विनय कुमार एम्स से जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर विनय कुमार, जिस तरह से हम पीक की बात कर रहे हैं, तीसरी लहर में केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि हम जनवरी से अभी तक देखें तो कई गुना केसेस बढ़ चुके हैं। क्या लगता है आपको, पीक को लेकर जिस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है वो आखिर कब तक आएगी और कितना सावधान हमें उससे पहले होना चाहिए? देखिए, सावधानी की तो बात है कि हमें उससे पहले क्या हर दिन ही सावधान रहना चाहिए। कोविड पिछले 2-2.5 साल से है और ऐसा कोई दिन नहीं रहा मानव जीवन में कि सावधानी वो ना बरतें। तो सावधानी की तो बात ये है, हाँ अब इस समय कोविड के केसेस ज्यादा आ गए, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो सावधानी से ज्यादा चलने की जरूरत है, ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। रही बात पीक आने की, तो जैसा कि अभी दिल्ली में हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, वहां के जैन साहब ने कहा ही कि दिल्ली में ऐसा लगता है कि पीक आ गई है। आप देखिए दिल्ली में प्रतिदिन लगभग 25,000 प्लस कोविड मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पीक जैसा कि दिल्ली सरकार ने कहा कि उनके यहाँ लगभग आ ही गई है। और उत्तर प्रदेश की बात या देश की बात करें तो अगले 1 हफ्ते में पीक आने की पूरी संभावना है। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है
और बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रेट होने के कारण बहुत जल्दी ही पीक आने की संभावना है। वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस की हम बात कर रहे हैं, हालांकि बूस्टर डोज की भी बात हो रही है, लेकिन फिर भी जिन्होंने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाए उन्हें सुरक्षित माना जा रहा है। जिन्होंने दोनों डोज नहीं लगवाए हैं उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनको लेकर मैं बस निवेदन ही कर सकता हूं, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी आह्वान होता है और विभिन्न स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट आती है, आप लोगों की तरफ से भी, न्यूज चैनल की तरफ से, मीडिया की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जाता है। तो उनसे आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन्होंने भी वैक्सीनेशन नहीं कराया है वो अपना वैक्सीनेशन जाकर प्लीज करा लें। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि यहाँ एम्स में हम जब से ये कोविड की थर्ड वेव आई, हम ये देख रहे हैं कि जिन भी मरीजों ने जो पॉजिटिव होने के बाद भी अगर उन्होंने वैक्सीनेशन का अपना डोज पूरा किया है तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हुए हैं। तो जनता से मेरा आह्वान है कि आप अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं, यही एक कारगर इस समय उपाय है कोविड से लड़ने के लिए। जी अपार्ट फ्रॉम मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। जी बिल्कुल डॉक्टर विनय, लगातार दोनों डोजेस की भी तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन कई बार ये भी है कि लोगों ने लापरवाही के चलते जो लोग सेकेंड वेव में बच के उन्हें ऐसा लगता है कि कोरोना नहीं हो सकता, इस पर लेकर ये जो एक विचारधारा या मानसिकता बनी हुई है, इसको लेकर क्या आपको लगता है कि हम जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? जानबूझकर अपनी जान को अपने परिवार के सदस्यों के हेल्थ को खतरे में डाल रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जिनको सेकंड वेव में हो गया है या नहीं हुआ है वो इस तरह की ऐसी काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, मैं क्रिटिकल केयर में काम करता हूं, तो मैं सेकंड वेव में भी पॉजिटिव हुआ था और अभी थर्ड वेव में भी मैं पॉजिटिव था। अभी ही क्योंकि अब गाइडलाइंस नई आ गई कि दोबारा टेस्ट नहीं कराना है, तो 7 दिन बाद हम ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्फेक्शन नहीं हो सकता। जनता को ये जानना होगा कि इन्फेक्शन कभी भी किसी को हो सकता है, यदि वो किसी के संपर्क में आते हैं कोविड मरीज के, या वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं अपनाते हैं, तो इन्फेक्शन हो सकता है। आप बिल्कुल ये मत मानिए कि सेकेंड वेव में उनको इन्फेक्शन हो गया है तो तीसरी लहर में नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे मरीज हैं, इंक्लूडिंग मी, जिनको सेकेंड वेव में भी हुआ और अभी भी हुआ है। तो ये धारणा एकदम गलत है कि पहले हो गया है और अब नहीं होगा। सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। कि हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो जिस तरह से ओमिक्रॉन को लेकर केसेस आ रहे थे, लोगों का यह मानना था कि जब ये लहर पीक पर होगी तो 15 से 20 लाख या उससे भी अधिक केसेस आ सकते हैं। आपका क्या मानना है आज की जो स्थिति है, यदि पीक की हम बात करें तो कितने केसेस संख्या में आएंगे? देखिए, इंडिया में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, जो अनुमान एक्सपर्ट्स ने लगाया है कि जैसे यूएस में और यूके में, यूएस में खासकर 10 लाख केसेस आ रहे थे उनके पीक के टाइम पर, तो इंडिया में क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो 15-20 लाख तो केस आएंगे ही। हालांकि अभी आईसीएमआर ने कल नई गाइडलाइंस निकाली है कि एसिम्प्टोमेटिक जो मरीज हैं उनकी टेस्टिंग जरूरी नहीं है। तो नंबर्स भले कम हो लेकिन मरीज जरूर पॉजिटिव जरूर होंगे, 15 से 20 लाख। ठीक है, पीक की जब हम बात कर रहे हैं तो यदि हम ये मान लेते हैं कि कुछ ही समय में पीक आने वाला है, तो कितने दिनों तक वो पीक रहेगा? यानी कि भारी मात्रा में केसेस आने की जो संख्या है, जो दौर है, वो कितने लंबे समय तक चल सकता है? देखिए, इसका एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है कि जैसे कि वेव का मतलब ही होता है कि पहले वो चढ़ती है, फिर एक पीक आता है, फिर वो डाउनफॉल करती है। इस बार जो है पीक बहुत जल्दी आ रहा है क्योंकि इन्फेक्टिविटी ये जो ओमिक्रॉन की है वो बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर रही है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे तो बहुत जल्दी पीक आ जाएगा, और जब पीक आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा दिन नहीं रहता है, किसी भी बीमारी का हो। पीक एक स्टेज होती है कि उसके बाद पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट होना कम हो जाता है उसका, और वो डाउनफॉल करती है। तो इसका मुझे लगता है, जिस हिसाब से इसकी पॉजिटिविटी, ये मेरा मानना है पर्सनल, कि पीक बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगा।
जी बिल्कुल। जिस तरह से WHO के द्वारा बार बार इस बात को लेकर चेतावनी दी गई है कि ओमिक्रॉन को लेकर जो प्रेजेंट वैक्सीन है वो बहुत अधिक कारगर नहीं है, अन्य विकल्पों के बारे में जल्द से जल्द हमें सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन को लेकर लगातार बढ़ावा देने की बात हो रही है। क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन को लेकर ये वैक्सीन ज्यादा प्रभावी नहीं है और ऐसे में दूसरी वैक्सीन के बूस्टर के लिए इंतजार किया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपके माध्यम से आम जनता को ये बताना चाहूंगा कि WHO ने जो अपनी गाइडलाइंस नहीं निकाली है, एडवाइजरी और गाइडलाइंस में अंतर होता है। गाइडलाइंस का मतलब होता है हमें उसका पालन करना है, एडवाइजरी का मतलब होता है सलाह। तो WHO की एडवाइजरी है कि हमें दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना चाहिए, पर अभी दूसरे विकल्प उपलब्ध नहीं है। अभी हमारे पास कुछ ही विकल्प उपलब्ध हैं, उसमें से एक वैक्सीन है, दूसरा मास्क लगाना है, तीसरा सोशल डिस्टेंसिंग है। तो अभी क्योंकि कोई दूसरी दवा और दूसरी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए वैक्सीन जो अभी प्रेजेंट में अवेलेबल है उसके लिए जनता को बढ़ चढ़कर उसमें वैक्सीनेशन में हिस्सा लेना चाहिए। और हमारी सरकारें जो हैं, जो विभिन्न प्रदेशों की सरकारें हैं, भारत सरकार है, उसमें भी एक्सपर्ट पैनल होते हैं, वो ऐसे ही कोई एडवाइजरी या गाइडलाइन जारी नहीं करते हैं। अगर भारत सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन पे जोर दिया गया है तो हम सबसे, मुझसे भी बहुत ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति और लोग वहां पर होंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन पे जोर दिया होगा। और मेरा एज ए क्लिनिशियन मानना भी है, जो मैंने अभी तक देखा है कि जितने भी मरीज वैक्सीनेशन अपनी शेड्यूल पूरा कर चुके हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई है। तो वैक्सीनेशन अति आवश्यक है, जनता को भ्रम में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैक्सीनेशन कराना अति आवश्यक है। रही बात बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज में निस्संदेह अभी भी दो तरह की बातें चल रही हैं कि जिन्होंने पहले कोविशील्ड लगवाया वो कोविशील्ड लगवाएं, या जिन्होंने पहले ये दूसरी कोई वैक्सीन लगाई है वो एक नई वैक्सीन लगा लें ताकि क्रॉस जो रिएक्शन हो उससे एंटीबॉडीज हो। तो इस पे अभी चर्चा चल रही। फिलहाल भारत सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें सेम वैक्सीनेशन है, जिन्होंने कोवैक्सीन लगाई वो कोवैक्सीन लगवाएंगे और जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है वो कोविशील्ड लगवाएंगे। ठीक है, तीसरे लहर की पीक की हम बात कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो अभी वैक्सीनेशन में हम कहीं ना कहीं 70% तक भी नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में 5 राज्यों में चुनाव भी है, लगातार रैलियों पर रोक जरूर लगी है, लेकिन स्थिति हम चुनाव के वजह से समझ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इतनी संख्या में जो वैक्सीनेशन अभी पूरा नहीं हुआ है उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमें झेलना पड़ेगा पीक के समय? देखिए, ऐसा तो मालूम होता है कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो नुकसान तो उसका होगा, क्योंकि जिन भी व्यक्तियों ने वैक्सीनेशन अपना नहीं करा रखा है और वो पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है उनको, उनकी ही संख्या जो है हॉस्पिटल में आईसीयू में आने की ज्यादा संभावना है। और ज्यादा वही मरीज हमारे पास आईसीयू में हैं जिन्होंने या तो वैक्सीनेशन नहीं करा रखा है और उनको कोमॉर्बिडिटीज भी हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जनता को इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए और इस प्रकार की रैलियों में नहीं जाना चाहिए। हमारे चुनाव आयोग ने भी अब डिजिटल रैली की बात की है, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसे कोई भी पार्टी इस तरह का कोई रैली करेगी भी। जनता को भी नहीं जाना चाहिए। जी, बूस्टर डोज की यदि हम बात करें तो 60+ के लिए तो बूस्टर डोज अब अवेलेबल हो चुका है, लगाई जा रही है, लेकिन अभी भी जो अडल्ट आबादी है जो घर से बाहर निकल रही है कामकाज करने के लिए, 2 वैक्सीनेशन की डोज ही लगी है, बूस्टर डोज अभी नहीं लगी है। मास्क का प्रयोग करने की अपील तो की जा रही है, लेकिन और क्या कुछ कर सकते हैं सावधानी रखने के लिए? देखिए, जिनकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो तो अपना घर से बाहर भी निकलेंगे और काम पर भी जाएंगे क्योंकि परिवार भी चलाना है। उनके लिए यही है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जितने भी हैं उनका अगर वो पालन करते रहेंगे और अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है और वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो वो काफी हद तक बीमारी से बचेंगे। मैं ये नहीं अभी कहूंगा कि इन्फेक्शन से बचेंगे, लेकिन बीमारी से जरूर बचेंगे अगर उनके अंदर प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी वैक्सीनेशन के बाद। और अगर वो मास्क लगाते हैं तो वो जरूर ही इस वायरस से बच के अपने कामकाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। जी बिल्कुल।
डॉक्टर विनय, जिस तरह से मौसम चेंज हो रहा है हम देख पा रहे हैं, और ऐसे में खास तौर से कोरोना या ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति और साधारण यदि किसी को सर्दी जुकाम हुआ है तो उसमें अंतर किस तरह से किया जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर लक्षणों के बारे में अभी भी पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किस वजह से कौन से वो लक्षण होंगे जिसको हम ओमिक्रॉन मान सकते हैं। देखिए, इस बार जो हमने मरीजों को देखा है, इस बार जो ओमिक्रॉन, खासकर अभी ओमिक्रॉन की अगर मैं बात करूं और पुराने डेल्टा वेरिएंट की, तो अभी भी डेल्टा वेरिएंट ज्यादा प्रिवेल कर रहा है जनसंख्या में। अभी महाराष्ट्र सरकार का डेटा भी आया है कि 68% मरीज अभी भी डेल्टा वेरिएंट के हैं। रही बात कोविड, अगर हम बात करें ओमिक्रॉन और डेल्टा की बात ना करें, कोविड की बात करें, कोविड और नॉर्मल फ्लू में अंतर, तो आप देखिए कि इस बार के जो मरीज हैं उनमें आंखों में जो पॉजिटिव हो रहे हैं कोविड से, आंखों में एक अजीब सा रेडनेस आ रहा है, बहुत ज्यादा वीकनेस और मैलेज मतलब बहुत ज्यादा बॉडी में एक तरीके की उनको थकान सी महसूस होती है, कमजोरी सी महसूस होती है। और इस बार मरीज में नॉर्मल फ्लू के सिम्टम्स ज्यादा आ रहे हैं, जैसे कि गला एकदम उनका चोक हो जाता है, बैठ जाता है और जुकाम होता है। खासकर फीवर बहुत ज्यादा दिन नहीं रह रहा है, 2 दिन 3 दिन फीवर रह रहा है। पहले क्या ये हाई ग्रेड फीवर होता है। जो नॉर्मल फ्लू है उसमें हाई ग्रेड फीवर नहीं होता है, जो कोविड है उसमें हाई ग्रेड फीवर होता है, 102 103 तक जाता है बुखार। और जो नॉर्मल फ्लू है उसमें जुकाम और गला चोक और खांसी तीनों होता है। इसमें क्या होता है, इसमें गला चोक ज्यादा होता है, गले में खराश ज्यादा होती है, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है वो देखिए आप इस समय लंग्स में ज्यादा इन्फेक्शन नहीं कर पा रहा है, वो गले तक ही सीमित रह जा रहा है, तो गला ज्यादा चोक होता है। फिर भी कोई ऐसी अभी नहीं गाइडलाइंस हैं या कोई ऐसे रूल्स नहीं आए हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकें, तो टेस्टिंग ही अभी एक मात्र जरिया है। ठीक है डॉक्टर विनय, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार हेल्थ कॉन्फ्रेंस में हम चर्चा कर रहे हैं, जिस तरह से समय कम है और तीसरी लहर की पीक जल्द ही आने वाली है, ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई है उन्हीं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए की न्यूज। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। से बात करें कि नेताजी का भोकाल कहाँ टाइट है? बीजेपी। हाँ, हमें तो मोदी अच्छे लगते हैं। मैं यही कहूँगा, नलों से टोटी खोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। बीजेपी का भाई नहीं वाले, हम तो सतीश निगम को वोट देंगे भाई जी। जो रिफाइन का पैकेट बांटे, नमक बांटे, चना बांट देने से बहुत बड़ा पुण्य नहीं कर रहे हैं इनके जैसे 1000 लोग गाड़ी पकड़े पूरे देश में। सरकार में सिर्फ शोषण अगर किसी का हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। कोरोना काल में मोदी सरकार थी तो जिंदा बचे हम। दंगे हो रहे हैं बीजेपी में इस टाइम पे। मोदी साहब, योगी साहब, जिसने काम किया होगा वही आगे पाएगा, काम ही बोलता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हेल्थ कॉन्फ्रेंस में। आज हम बात कर रहे हैं समय कम खतरे में हम। हमारे साथ लगातार डॉक्टर विनय कुमार बने हुए हैं और इसी बीच हमारे साथ दर्शक भी उमेश जैन जुड़ चुके हैं मेरठ से। जान लेते हैं कि क्या जानना चाहते हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा था। जी उमेश जी, अपना सवाल करें आप।
हाँ डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरा ब्लड सर्कुलेशन जो है सही तरह से नहीं हो रहा है नसों में, क्या मैं इनमें वैक्सीनेशन लगवा सकता हूँ? हाँ ठीक है डॉक्टर जी। उमेश जी, एक बार फिर से मैं सवाल आपका क्लियर करना चाहूंगी। वैक्सीनेशन के बारे में आप जानकारी चाहते हैं, ब्लड में क्या दिक्कत आ रही है, एक बार फिर से आप बता दें हमें। ब्लड सर्कुलेशन सही तरह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर विनय कुमार हमारे साथ, जो दर्शक उमेश जी जुड़े हुए, उनका कहना है कि ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत है, वैक्सीनेशन लेना चाह रहे हैं, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, पहले तो इनका प्रश्न मैं क्षमा चाहूंगा, समझ नहीं पाया कि सर्कुलेशन। इनका कहना है, मैं जानना चाह रही थी, लेकिन इनका कहना है कि ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसके अलावा इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। ऐसा कुछ मतलब इस तरह का प्रश्न अजीब है कि ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ऐसी कुछ मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इनको कैसे पता है कि इनका ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है। ऐसा कोई बड़ा अजीब है। उमेश जी मैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी। उमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं ठीक है जी, आप अपनी परेशानियां बता दें, क्या परेशानी होती है? क्या आपको कहीं पर दर्द महसूस होता है, कहीं बॉडी में थक्का नजर आता है, कहीं रेड मार्क्स दिखाई देते हैं? ऐसे चलने में बहुत परेशानी है। ठीक है, हाँ, मैं ऐसे चलने में परेशानी होती है और सीधे हाथ में दर्द भी रहता है। ठीक है, आप लाइन पे बने रहिएगा। डॉक्टर विनय कुमार जी, बढ़ती एज के साथ जिस तरह की दिक्कत होती है, जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, उनको ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पैरों में चलने में दर्द होता है, हाथों में भी हो सकता है ये दर्द उन्हें महसूस होता है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। जी, दरअसल मैं इसीलिए क्लियर करना चाह रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि ये किसी अस्पताल में भर्ती है और वहां पर कोई इनका किसी मशीन से कनेक्टेड है, डायलिसिस हो रही है या कुछ इस तरह का कुछ हो रहा है। तो जब अमूमन इनका प्रश्न ये है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग कहते हैं कि हमारे को ये दिक्कत है, तो मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं कि 60+ हैं और कोमॉर्बिडिटीज जैसा कि इन्होंने बताई नहीं है, लेकिन ब्लड सर्कुलेशन तो कहीं ना कहीं कुछ कार्डियक प्रॉब्लम मुझे लगती है होगी, तो इनको वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए, अपना बूस्टर डोज लगवाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर विनय, अगला सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि साधारण फ्लू और कोविड में अंतर कर पाना बहुत मुश्किल है, ऐसे में कई बार ऐसा भी हो रहा है कि 1-2 दिन में यदि आपका फीवर ठीक हो गया तो RT-PCR टेस्ट के लिए लोग नहीं जाते हैं, या कई बार डर की वजह से भी लोग कोविड का टेस्ट नहीं कराना चाहते। ऐसे में घर पे यदि व्यक्ति है सेल्फ आइसोलेट हो चुका है, तो क्या कुछ सेवन कर सकता है, कौन सी मेडिसिन ले सकता है, या किस तरह से अपना ख्याल रख सकता है? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कल गाइडलाइंस आई हैं, उसमें उन्होंने अपनी गाइडलाइंस में बताया है कि यदि व्यक्ति पॉजिटिव है और उसको सिम्टम्स है लेकिन वो होम आइसोलेशन में रहना चाहता है, तो उसको पैरासीटामोल 500 या 650 mg दिन में 3 बार 5 दिन तक, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg दिन में 1 बार 3 दिन तक, आइवरमेक्टिन 12 mg दिन में 1 बार 5 दिन तक, और विटामिन C 500 mg दिन में 1 बार विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है डॉक्टर विनय, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि फीवर यदि नहीं है तो भी क्या पैरासिटामोल का इस्तेमाल करना जरूरी है? नहीं, अगर आपको फीवर नहीं है लेकिन बॉडी एक है, शरीर में थोड़ी सी जिसको कहते हैं कि कष्ट है और दर्द है, जैसे कुछ लोग अमूमन, जैसे ये भी कह रहे थे जो हमारे पुराने श्रोता दर्शक थे कि इनके थकान रहती है और इनको जोड़ों में दर्द होता है, तो पैरासीटामोल लेना चाहिए। ठीक है, गले को लेकर जिस तरह से आपने बताया कि मैक्सिमम लोगों को तकलीफ है और मौसम भी ऐसा है, तो कई बार साधारण तकलीफ भी है, गले को लेकर क्या कुछ ध्यान रखा जा सकता है? गर्म गुनगुना पानी पीते रहें, बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रखें, गार्गल करते रहें, बीटाडीन डालकर गार्गल कर सकते हैं, बीटाडीन गार्गल करके आता है वो करें। अगर नहीं होता है तो अमूमन घर में काली मिर्च, लौंग और नमक तो आसानी से मिल जाता है, अब नमक के गुनगुने पानी से भी गरारा या कर सकते हैं और उससे आपको आराम मिलेगा। साथ में स्टीम जरूर लें।
ठीक है जी। डॉक्टर विनय, इस तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हेल्थ कॉन्फ्रेंस में लगातार हम चर्चा कर रहे थे, जिस तरह से समय कम के साथ ही साथ तीसरी लहर की पीक की भी हम बातचीत कर रहे थे। ऐसे में अब जरूरी है कि हर कोई वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़े। यदि आपने भी अभी तक वैक्सीनेशन की दोनों डोजेज नहीं ली है तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करा के आप वैक्सीनेशन की दोनों डोज लें। और इसके साथ ही साथ बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं